हमारी उंगलियों में किस प्रकार से ग्रह की स्थितियां बनती हैं। आपको ये स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा और मैं आज फिर कहूँगा, जो साइड में लिखा रहता है उसकी तरफ मत देखिएगा। जो मैं बोलूँगा केवल आपने उसको ही समझना है, उसी को नोट करना है। सबसे पहले जो हमारी उंगली है, जो अंगूठे के साथ जो फर्स्ट फिंगर है, इसे इंडेक्स फिंगर इंग्लिश में बोलते हैं। ये उंगली जो है गुरु की उंगली कहलाती है। मैंने कहा गुरु की चर्चा चल रही है तो सबसे पहले गुरु से ही आरंभ किया जाए। उंगलियां बहुत सारी चीजों को समझाती हैं, बहुत सारी उंगलियों को बताती हैं। जैसे आज व्हाट्सएप पर आप लोगों ने जो क्वेश्चन भेजे, वो क्वेश्चन अभी तक के पढ़ाए हुए सिलेबस के अनुसार अभी वो चीज क्लियर करना आपके लिए मुश्किल है, मेरे लिए भी मुश्किल है, क्योंकि उस ग्रुप में नए लोग भी हैं, पुराने लोग भी हैं। अब नए लोगों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है कि बंदा बोल क्या गया। तो मैं धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ाता चला जाऊंगा, हो सकता है मुझे इन प्रश्नों का जवाब ही ना देना पड़े। जैसे कि ज्योतिष में पहला सूत्र ही है भाव भावेश कार का। इसी प्रकार से जब हम किसी स्पेसिफिक बीमारी को फाइंड आउट करते हैं तो वो केवल लाइन से नहीं आती है, उसके पीछे हाथ की क्वालिटी, आपके ग्रहों की स्ट्रेंथ बहुत हद तक जिम्मेवार होती है। लाइन तो आप समझ ही रहे हैं धीरे धीरे, तो हाथ की क्वालिटी को समझना भी जरूरी है। वो आप धीरे धीरे समझते चले जाएंगे जैसे जैसे कोर्स आके बढ़ेगा। ग्रहों की स्ट्रेंथ के बारे में भी हम लोग जिक्र करेंगे। ये उंगली गुरु की उंगली कहलाती है और गुरु की जो विशेषता है कि उसके पास क्या गुण है, उसके पास गुण है विजडम का। वो बेसिक नॉलेज देने का तो कार्य करते हैं, गुरु का जो कार्य है वो नॉलेज देना है, पर उनकी जो असली ताकत है वो विजडम है। एक व्यक्ति में विजडम का लेवल क्या होगा वो आप गुरु से समझ सकते हैं। विजडम को अगर हम हिंदी भाषा में समझें तो एक प्रकार से वो कोई डिवाइननेस के साथ जुड़ करके एक उद्देश्य क्रिएट करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव क्रिएट करते हैं लाइफ के अंदर, जो कि सारे जनमानस के लिए अच्छा हो। गुरु का विजडम इसलिए बेहतरीन माना जाता है कि वो स्वयं के लिए नहीं होता, बल्कि अपितु आम जनमानस के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए होता है। गुरु स्वयं के लिए कुछ नहीं करता, गुरु हमेशा दूसरों के लिए ही कुछ करना चाहता है। वो ही गुरु कहलाने योग्य है, जो एक इकोसिस्टम क्रिएट करे कि जो समाज में, प्रेजेंट समाज में जो विकृतियां हैं, उन विकृतियों को वो संस्कार में कैसे तब्दील करे और क्या ऐसी चीज स्थापित करे समाज में जिससे समाज को लाभ हो और आने वाली संतानों को वो संस्कार ट्रांसफर हो जाए। गुरु केवल यही कार्य करता है। बाकी आप इस उंगली के साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस जोड़ सकते हो या ईगो की प्रॉब्लम जोड़ सकते हो, पर डेट्स ईगो इज वेरी पॉजिटिव ईगो। मैं उसको नेगेटिव ईगो से नहीं जोड़ता हूं। नेगेटिव ईगो किस गुरु में आता है? नेगेटिव ईगो उस गुरु में आता है जो अध कचरा ज्ञान लेकर के जल्दबाजी में गुरु बन गया, जिसे ना बैठने का संस्कार है। बैठने का मतलब गुरु के सामने ना तो बैठने का संस्कार है, ना प्रश्न पूछने का संस्कार है। और ऐसा व्यक्ति अगर गुरु बन जाए तो वो बहुत बहुत ईगोफुल बन जाएगा।
बट जो भरा पूरा गुरु है, जिसके पास ये सभी गुण हैं, वो गुरु की ईगो भी पॉजिटिव ईगो होती है। चलिए अब हम चलेंगे और आगे की तरफ। इस उंगली के नीचे जो का एरिया है वो कहां तक होगा, वो भी मैं स्क्रीन के द्वारा दिखाऊंगा। वो गुरु का क्षेत्र कहा जाता है। इसे आप पामिस्ट्री की भाषा में गुरु पर्वत बोल सकते हैं, जुपिटर माउंट बोल सकते हैं, माउंट का मतलब ही पर्वत है, या गुरु का क्षेत्र भी बोल सकते हैं। अर्थात उस ग्रह का एक स्पेसिफिक एरिया है। पामिस्ट्री में हर ग्रह का एक स्पेसिफिक एरिया होता है। स्पेसिफिक एरिया का तात्पर्य यहां पर यह है कि वो उस एरिया में अपनी ताकत का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है। ये आपने समझा ये गुरु की उंगली के बारे में। और जो उंगली है जहां पर उससे नीचे ही उसी का क्षेत्र होगा सबसे पहले। बहुत आसान सी चीज है। अब आपके सामने दिखाई दे रही होगी मिडिल फिंगर। अंगूठे से पहली उंगली इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स से अगली उंगली जो है वो मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर जो है ये शनि की उंगली कहलाती है। और शनि में पेशेंस है, न्याय है और कंसिस्टेंसी के साथ कार्य करने का गुण है। लॉन्ग टर्म की सोचता है। तो ये शनि की उंगली के नीचे जो क्षेत्र है वह क्षेत्र शनि का क्षेत्र कहलाता है, या शनि का आप उसे पर्वत भी बोल सकते हैं, उसका क्षेत्र भी बोल सकते हैं, उसे माउंट भी बोल सकते हैं। ये आपके प्रैक्टिकल व्यवहार को भी दिखाता है, आपके अंदर जिम्मेवारियां उठाने की कैपेसिटी को भी दिखाता है और आपके रिजर्व नेचर को भी दिखाता है। ये दिखाता है कि व्यक्ति जो कर्म करता है वो कर्म करने की प्रकृति क्या है। जैसे कुछ लोग शांत रह करके अपने कर्म में मगन रहते हैं, मतलब अपने काम को अंजाम देते रहते हैं, कर्म को धीरे 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 करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कर्म करते भी नहीं पर हल्ला बहुत मचाते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, या हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इसका मतलब उसमें शनि के गुणों का अभाव है। कुछ लोग ना करते हैं ना बताते हैं, बस सोचते रहते हैं। इसे कहते हैं कि ये प्रैक्टिकल मामला नहीं है। तो शनि अगर आपका सही अवस्था का होगा तो मैंने क्या कहा, ये चीजें याद रखें। पेशेंस, प्रैक्टिकल थॉट्स, कंसिस्टेंसी ऑफ वर्क, ये उसके अंदर गुण विशेष रूप से मिलेगा। और उसके नीचे का क्षेत्र बिल्कुल जहां पर उंगली की जड़ है, जहां से उंगली जुड़ी हुई है, वो जड़ के नीचे का जो क्षेत्र है वो शनि का क्षेत्र कहलाता है। और हाथ में ये क्षेत्र बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाग्य रेखा यहीं पर आकर के रुकती है। और अगर कोई रेखा, आपकी भाग्य रेखा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, पर अगर इस पर्वत तक नहीं पहुंचती तो वह भाग्य रेखा कहलाने लायक नहीं होती। अब मिथ बताता हूं भाग्य रेखा के बारे में। जो लोग भाग्य रेखा को केवल उसकी लंबाई से देखते हैं वो अक्सर
भाग्य रेखा की प्रेडिक्शन करने में फेल होते हैं। सबसे पहले ये देखना होता है भाग्य रेखा कहलाने लायक भी है कि नहीं है, तो वो भी आपको आगे सिलेबस में बताया जाएगा, आपको क्लास में बताया जाएगा। हम कई बार देखते हैं लंबी रेखा बनी हुई है, उनके नीचे से निकल करके ऊपर तक गई हुई है, पर किस पॉइंट तक जाने वाली रेखा को हम भाग्य रेखा कहलाएंगे, यानी कि शनि के क्षेत्र में भी किस पॉइंट तक टच करने वाली रेखा को भाग्य रेखा कहेंगे, वो हम सीखेंगे। जो ये भाग्य रेखा है इसे कैरियर रेखा भी कहते हैं, इसे कर्म की रेखा भी कहते हैं, इसे एक प्रकार से धन के बारे में आप क्या सोचते हो इसकी रेखा भी कहते हैं। ध्यान रखना, मैंने ये नहीं बताया कि धन की रेखा है, मैंने इतना बताया है कि आप धन के बारे में क्या सोचते हो। अगर केवल आप धन के बारे में सोचते हो कि मैं धन कमाऊंगा, यहां से कमा लूंगा, वहां से कमा लूंगा, तो ये रेखा अपने आप बन जाएगी, अपने आप डेवलप होती चली जाती है, पर कोई गारंटी नहीं देती कि आप धन कमा पाओगे। पर हाँ ये सोचती है कि अब आप काफी हद तक स्वार्थी भी हो गए हैं, अब अपने अर्थ को पहचानने लगे हैं और धन के बारे में विशेष प्रयास करने लगे हैं, केवल ये उस बात को दिखाती है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अगली उंगली की तरफ। जो मिडिल फिंगर है उससे अगली उंगली जो है वो, जिसे हिंदी में अनामिका भी कहते हैं, रिंग फिंगर भी कहा जाता है, वेस्टर्न कल्चर में इसे रिंग फिंगर कहा जाता है, या ये समझें सीधी सीधी भाषा में कि विवाह की जो अंगूठी पहनाई जाती है वो इसी उंगली में पहनाई जाती है, इसीलिए इसे रिंग फिंगर कहा गया है। ये रेखा, ये उंगली आपको धन दिलाने में बहुत बहुत मददगार साबित होती है। सेम उसी प्रकार से इस उंगली के नीचे का क्षेत्र सूर्य क्षेत्र कहलाता है। इस उंगली को आप सूर्य की उंगली भी कह सकते हैं और उंगली के नीचे के क्षेत्र को आप सूर्य क्षेत्र भी कह सकते हैं। अगर आपको पर्वत बोलने की आदत है तो आप उसे पर्वत कह सकते हैं, अगर उसे आप माउंट बोलते हैं तो माउंट कह सकते हैं। ये आपके अंदर के मैग्नेटिज्म को दिखाती है। ऑलवेज रिमेंबर, इट शोज योर मैग्नेटिज्म और रिस्क लेने की कैपेसिटी को दिखाती है कि आप में रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है कितनी नहीं। एडवेंचर, रिस्क लेने की कैपेसिटी, ये सब इसी उंगली से या इस उंगली के क्षेत्र से डिसाइड होता है। धन को मल्टीप्लाई करने का जिम्मा भी इसी क्षेत्र पर है। इसे धर्म का क्षेत्र भी कहते हैं, धर्म की रक्षा करने वाला क्षेत्र भी है। इसे दान पुण्य का क्षेत्र भी कहा जाता है। ये चीजें हमने याद रखनी है, जब मैं आपको प्लैनेट्स करवाऊंगा तो यही सब चीजें काम आने वाली हैं आपको, कि आपको दान पुण्य की स्थिति कहां से देखनी है, धर्म का चित्र कहां से देखते हैं हम, है ना, ये चीज यहां से आएगी। ये जो सबसे छोटी उंगली है जिसे लिटिल फिंगर कहा जाता है, इस उंगली को बुद्ध की उंगली भी कह सकते हैं आप। ये सबसे छोटी होती है, इसलिए इसको कनिष्ठ का कहा जाता है, कनिष्ठ का, सबसे छोटी उंगली। वैसे लोकल भाषा में इसके कई नाम हैं,
कोई कहता है चिटली उंगली, कोई कहता है दूसरे, मतलब सबसे पंजाबी में इसको बोलते हैं चिट्टी उंगली, मतलब छोटी 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 भाषाओं में अलग अलग इसको बोला भी जाता है। ये उंगली के नीचे का जो क्षेत्र है वही बुद्ध का क्षेत्र है। ये आपकी कम्युनिकेशंस की पावर को दिखाता है, लोगों से जुड़ने की कला को दिखाता है, या आप किस तरह से, किस प्रकार से लोगों के साथ जुड़ते हैं और उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। ये वो क्षेत्र है जहां से बुद्धि की ताकत को देखा जाता है, बुद्धि की शक्ति को देखा जाता है। अब आप देखते हैं इन उंगलियों में 3 फ्लैंक्स बने होते हैं। हम हिंदी में उसे पोरा बोलते हैं, पोरा, हमारे यहाँ की भाषा में पोरे बोल देते हैं। मतलब वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। आप ऐसे समझे, वह 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। आपका अंगूठा भी, आपकी उंगलियां भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। जैसे यहां पर हमने अंगूठे का एग्जाम्पल ले रखा है, जो सबसे, अंगूठे को आप देखेंगे तो सबसे ऊपर का जो होता है इलाका, उसके नीचे एक क्रॉस लाइन बनी हुई है, हॉरिजेंटल लाइन बन करके, आप ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट फ्लैंज, अंगूठे के टॉप से लेकर के बीच में एक रेखा जो हॉरिजेंटली कट करके जा रही है, वहां तक का जो एरिया है, वहां तक की जो लेंथ है, वो पहला पोरा कहलाती है। पोरे का मतलब आप फ्लैंक्स भी बोल सकते हो। वो देखिए हमारे यहाँ हिंदी भाषी ज्यादा है तो इसलिए मैं पोरा शब्द लगा रहा हूं। जैसे गन्ना होता है ना, गन्ने के पोरे होते हैं। आप उससे लेकर के नीचे तक आप देखिए सेकंड का जो है वो पूरा कट रहा है। एक दूसरी भी यहाँ पर पोरा होता है, आप देखेंगे। और तीसरा पोरा जो होता है वो छोटा होता है, मतलब दूसरे और तीसरे के बीच में जो लेंथ होती है वो थोड़ा छोटी होती है, गैप कम होता है। सभी आप अपने अंगूठे में देखेंगे तो आपको सबको आराम से मिल जाएगा। पहले की लेंथ अक्सर ज्यादा मिलती है। इसी प्रकार से आपके हर एक उंगली के 3 पोरे मिलेंगे आपको, कुछ के 4 भी मिल सकते हैं, ये ध्यान रखना। पर वो कोई स्पेशल एक आध उंगली पे ही होगा। पर सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में जो प्रत्येक उंगली में 3 पोरे मिलते हैं। पोरे का मतलब, फिर मैं दोबारा बता रहा हूं, हॉरिजेंटल जो लाइंस होती हैं उंगली को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली। उंगली का जो टॉप है उससे नीचे जो फर्स्ट है वो फर्स्ट पोरा कहलाएगा। फिर जो उससे लेके नीचे तक है वो सेकंड, और सेकंड से लेकर के जो नीचे तक का जो क्षेत्र है जहां से उंगली मूल रूप से जुड़ी हुई है आपके हाथ से, वो नंबर 3 का पोरा है। अब इसका आप जो अभी प्रेजेंट में आपके हाथ में, आपके सामने जो स्क्रीन दिखाई दे रही है उसका फोटो खींच सकते हो। अब आपके सामने है, जो मैं आपसे ही पूछूंगा तो आप बड़े आराम से जवाब दे देंगे। जहां नंबर 1 लिखा हुआ है वो कौन सा माउंट है? गुरु। गुरु, वेरी गुड। जो नंबर जुपिटर। 2 है शनि। शनि। नंबर 3 है सूर्य। सूर्य। और नंबर 4 है जो बुध। मरकरी। ठीक है। और जो नंबर 9 है, मैं सीधा वहां पे ले जा रहा हूं क्योंकि अभी मैं नंबर 4 के बाद 5 और 6 नहीं बताऊंगा, नंबर 9 बताऊंगा। नंबर 9 है शुक्र, शुक्रदेव। और नंबर 10 जो है वो मंगल का क्षेत्र है। मंगल के 2 क्षेत्र होते हैं, मंगल के 2 क्षेत्र होते हैं। जो पीले रंग में, जहां पर येलो कलर में जो नंबर 10 लिखा हुआ है, जिन लोगों ने अपने आप को म्यूट नहीं किया हुआ है वो म्यूट कर लें ताकि आपके पीछे से आवाजें ना आए। अच्छा, कभी कभी लगता है कि हम अगर अनम्यूट रखेंगे तो हमें ज्यादा सुनाई देगा, ये गलत फहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप म्यूट भी रखेंगे तो भी ज्यादा अच्छा सुनाई देगा। जो नंबर 10 है जो येलो कलर में, वो मंगल का क्षेत्र है।
उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। आज आपने कुछ प्लैनेट्स के बारे में समझा और कितना आसान है। जो जहां पर जिस ग्रह की उंगली है उसके नीचे का जो क्षेत्र है वही वो ग्रह का क्षेत्र है। क्लियर हुआ इतनी बात है ना? पामिस्ट्री आसान। इन ग्रहों के बारे में और उंगली के बारे में कोई डाउट हो तो जल्दी से बताएंगे, हम इस पर लंबा विषय नहीं खींचेंगे, हमें और भी काम करना है। सर इसके बारे में जो लाइव क्लासेस थी मतलब फेस टू फेस, तो उसके अंदर ये इनका टेक्सचर रह गया था सर। क्या रह गया था? टेक्सचर, जो इसके पर्वत के ऊपर जो टेक्सचर बनता है सर, उसकी एक्सप्लेनेशन रह गई थी पहले सर। नहीं जगदीश जी, अभी तो हम पर्वत कर रहे हैं, इसलिए आपको दोबारा से जोड़ा इस क्लास में। कुछ रह गया या नहीं रह गया वो सारा इसमें कवर हो जाएगा। मैं ये नहीं पूछ रहा कि लाइव क्लास में क्या रह गया था और क्या करवा दिया था जी। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर जितना अभी तक समझाया है, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो वो बताएं ताकि मैं उनकी बात को आगे रख सकूं। हाँ लक्ष्मीता जी। हाँ जी नमस्कार सर। सर ये जो हमारे माउंट्स हैं इनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ्स कैसे पता चलेगी? ये तो मैं बताऊंगा। अच्छा, अभी सिर्फ माउंट एरिया बताया। अभी सिर्फ मैंने बताया ये एरिया है, इसको सिर्फ पॉइंट आउट किया है। ठीक है जी। ठीक है ना, कि अगर किसी को डाउट ना रह जाए, वो वीकनेस वो स्ट्रेंथ सब समझानी है अभी मुझे बात। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक हो गए? चलिए अब हम फिर से वापस चलते हैं, बुध ग्रह के ऊपर चलते हैं हम अपने। आपके सामने एक स्क्रीन दिखाई दे रही है, जो अभी आपने देखा था। जो लिटिल फिंगर है, जो सबसे छोटी उंगली है, सबसे छोटी उंगली आपके हाथ की, उसके नीचे का जो क्षेत्र है वो बुध का क्षेत्र कहलाता है। वो कहां तक है? आपकी छोटी उंगली की जो मोटाई है, मोटाई का मतलब जो चौड़ाई समझ लो आप, विड्थ है जो, वहां से लेके उतने एरिया को करती हुई कवर, जहां से नीचे एक रेखा निकल रही है जिसे हार्ट लाइन बोलते हैं, हृदय रेखा। हृदय रेखा का उद्गम स्थल, फिर से मैं बता रहा हूं, हार्ट लाइन का उद्गम स्थल बुध पर्वत के नीचे से ही होता है। तो ये चीज साथ में याद रखना है कि आपकी हार्ट लाइन यहीं से शुरुआत होती है। जो हम ऐसे करते हैं ना, ये बिल्कुल आप देखेंगे इधर, मेरा हाथ देखेंगे, जो ये वाला पार्ट है इधर से बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, वो फिर ऐसे घूम करके ऐसे जो जाएगा, इसे हार्ट लाइन बोलेंगे। मैं बना करके भी बताऊंगा, पर मैं जो समझाना चाह रहा हूं आपको, बुध उंगली जहां से जुड़ी हुई है, जिस पॉइंट से जुड़ी हुई है, वहां से लेकर जहां से आपकी हार्ट लाइन निकल रही है, वहां तक की जो लेंथ है, वो सारा का सारा बुध का क्षेत्र है। वो आपके मरकरी का क्षेत्र है। अब ये मरकरी का माउंट्स की स्ट्रेंथ क्या है, क्या नहीं, ये तो हम करेंगे, पर मैं आपको एक तरीका बताता हूं जिससे आपको पता लग सके कि आपका बुध कितना अच्छा है। और ये उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों ने एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन किया है। अगर उनको बुध ग्रह के बारे में कभी भी कंफ्यूजन आए तो पामिस्ट्री के द्वारा वो फटाफट पता लगा सकते हैं कि बुध की स्ट्रेंथ क्या है। तो आप सभी लोग तैयार हैं सीखने के लिए? बहुत आसान है। आपने क्या करना है, अपनी लिटिल फिंगर को
और लिटिल फिंगर के साथ जो रिंग फिंगर है, दूसरी रिंग फिंगर। ठीक है ठीक है, हो गया। कितने बजे? हाँ 11 बजे आप आ जाओ। कितने, 12 बजे? 12 बजे आ जाओ। ठीक है। तो जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर को और लिटिल फिंगर को आपने बिल्कुल सीधा कर लेना है। ऐसे सीधा कर लेंगे आप तो पूरे हाथ के साथ ही करना, मैं तो वैसे ही दिखाने के लिए क्या है। और जो रिंग फिंगर का फर्स्ट फ्लैंक्स है, रिंग फिंगर का फर्स्ट फ्लैंक्स यानी कि सूर्य की जो उंगली है उसका पहला पोरा है, जहां से आपकी लिटिल फिंगर, आपकी जो लिटिल फिंगर है, जो सबसे छोटी उंगली है, उसकी लेंथ को चेक करना है कि वो लेंथ क्या उस पोरे को टच कर रही है, यानी कि फर्स्ट पोरे को टच कर रही है, यानी इतनी लंबी है आपकी छोटी उंगली। फिर से बता रहा हूं, सिर्फ आपने ऐसे हाथ करके देखना है, पर आड़ा या टेढ़ा हाथ नहीं करना, या यूं नहीं करना, यूं हाथ नहीं करना, ये नहीं तो सबकी टच कर जाएगी, फिर पता ही नहीं चलेगा कि बुद्ध कैसा है। जैसे हम बिल्कुल सीधा हाथ करते हैं, जब भी पामिस्ट को दिखाएं या खुद देखें तो बिल्कुल सीधा हाथ होना चाहिए, और बहुत ज्यादा स्ट्रेच भी नहीं करना है अपने हाथ को। तो समझ में आया आपके बात? सिर्फ सिंपल हाथ करना है, बहुत ज्यादा स्ट्रेच भी नहीं करना। कुछ लोग बहुत स्ट्रेच कर देते हैं हाथ को देखते समय, कभी भी ऐसे नहीं करना है। स्ट्रेच ज्यादा करोगे तो छोटी रेखाएं छुप जाएंगी। जब भी आप पूरा हाथ देखेंगे, जब भी या कोई सामने आपको लगे कि बहुत ज्यादा खींच के दिखा रहा, हाथ को बहुत ज्यादा फैला के दिखा रहा, तो उन्हें कहीं रिलैक्स मोड में ही हाथ देखना है उसका। खुद तो रिलैक्स रहना है। कई बार लोग खुद हाइपर हो जाते हैं देखने के चक्कर में ना, एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। उस एक्साइटमेंट पे काबू रखना है। धीरता यानी कि धैर्य धारण करना एस्ट्रोलॉजर का पहला गुण होना चाहिए। और मैं अपनी क्लास में आपकी परीक्षाएं ले लेकर के धैर्य का गुण ही सिखाता रहता हूं, आपके धैर्य की परीक्षा लेता रहता हूं, और जब तक लेता रहूंगा क्लास में, जब तक कि मुझे नहीं लगेगा कि कुछ लोग सुधर गए। हाँ, ये बात जैसे आज चल रही थी कि हम कुछ लोगों को नहीं समझा सकते, ये भी सत्य है। पूरा कोर्स निकल जाएगा, कुछ लोगों में पेशेंस नहीं आएगा, और ये तकलीफ उनको जब होगी जब वो ज्योतिषी बनेंगे, क्योंकि जब वो क्लाइंट को देखेंगे तो भी उसमें पेशेंस नहीं रहेगा। वो इतना जल्दबाजी में उसको हाथ देखेंगे, चाहे वो ज्योतिष हो या हस्तरेखा, और वहीं पर वो मात खाएंगे। इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। और सामने वाले को भी कहें बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए आप, उसे कहिए कि कोई मैं बम नहीं छोड़ने वाला हूं, आपके भले के लिए बैठा हूं, आपको काम की बात ही बताऊंगा जो आपके जीवन में फायदा देंगी। उसे रिलैक्स कीजिए, खुद रिलैक्स होइए, तो वो नेचुरल हाथ जो करेगा आपके सामने रिलैक्स होके, उसके द्वारा ही आपने माप तोल करनी है। अच्छा, अगर आप ऐसे कर लेंगे थोड़ा सा तो उंगली छोटी लगेगी, अगर आप यूं कर लेंगे तो उंगली आर पार लगेगी। तो इसलिए हाथ को सीधा रखने का तरीका भी हमें आना चाहिए। ठीक है, अब आपने इस उंगली को देखना है, क्या ये उंगली उसकी टच कर रही है उस पोरे को, फर्स्ट ये ऊपर का जो टॉप है, रिंग फिंगर का टॉप, और जहां पर पहला हॉरिजॉन्टल लाइन है, पहला कट जो लग रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर मैं उसके ऊपर स्लेट के ऊपर बना के दिखाऊंगा। दिखा दीजिए गुरु जी, समझ नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा, मैं दिखा देता हूं। अब हम व्हाइट बोर्ड ले रहे हैं, मैं सिर्फ एक उंगली बनाऊंगा और आपको फ्लेंज सिखाऊंगा। ये माना कि एक उंगली है, ये पहला फर्स्ट
और ये वैसे डबल साइड में ऐसे ऐसे होता है, ये ऐसे बना होता है, ये ध्यान रखना। ये फिर सेकंड, और ये मूल होता है जहां हाथ से जुड़ी होती उंगली, ये ऐसे ऐसे करके होता है। ये पहले तो ये बताइए फ्लैंज समझ में आ गए? ओके सर। टॉप है, जी सर। ओके सर। जी उंगली का टॉप है। जी ये गुरु कोई जी। भी उंगली में यही रूल करना है, कोई भी उंगली हो, अंगूठा हो, यही रूल अपनाना है, ठीक है। अब इसे मान लीजिए कि ये रिंग फिंगर है और आपकी छोटी रिंग, लिटिल फिंगर, आपने देखना है क्या यहां को टच कर रही है। अब देखिए वो ऐसे ऐसे बनी होंगी उसमें, और ये मूल है, ये लिटिल फिंगर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब आपने देखना है क्या ये इसको, आपके जो फर्स्ट फ्लैंज है जहां पर ये रेखा बनी हुई है, क्या ये उसको टच करती है? सिंपल इतना देखना है। ऊपर निकल गई थोड़ी सी। थोड़ी निकल गई, कोई बात नहीं, उसके विषय में बात करेंगे। पहला सूत्र, क्या वो टच कर रही है? अच्छा ये इसकी फोटो खींच लीजिए अगर नहीं, क्योंकि मैं आपके पास आना चाहता हूं फटाफट। कहीं पर भी ये ध्यान रखना, पामिस्ट्री में अगर ना समझ में आए तो हम व्हाइट बोर्ड का सहारा ले सकते हैं। बस मैं व्हाइट बोर्ड का सहारा इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉनिक मामला है, पेन भी इलेक्ट्रॉनिक है, ये प्रदीप जी की देन है। तो वो कहते हैं एडवांस बन जाओ, बिल्कुल हाईटेक, तो वो मुझे हाईटेक करने में लगे हुए हैं हमारे प्रदीप दलेला जी, तो मैं उन्हीं का सहारा ले रहा हूँ। तो इस चीज के अंदर कई कई बार हाथ सेट नहीं बैठता सर्दियों में, तो इसलिए मैं व्हाइट विंडो कम, व्हाइट बोर्ड कम यूज कर रहा हूँ आपकी क्लास में। फिर भी अगर कहीं पर दिक्कत आए मुझे जरूर बताइएगा, मैं कोई ना कोई उपाय खोजूंगा उस चीज का ताकि आपको समझा पाऊं। तो अब आप लोगों ने देखना है कि किन किन की टच कर गई है। जिन जिन की टच कर गई है बताइए, टच कर रही है नहीं कर रही है? हाँ सर कर रही है गुरुजी, पूरी टच कर रही है। नहीं पूरी कर रही है। जिन लोगों की टच कर रही है उनका बुद्ध सामान्य स्तर पर ठीक है। थोड़ी सी ऊपर निकली हुई है, थोड़ी। जगदीश जी, हमें तो आप पर पूरा विश्वास है कि आपकी छोटी उंगली ऊपर ही निकली होगी, क्योंकि आप इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। नहीं सर, नहीं सर, ये तो आप गलत। अब जिन लोगों की उंगली उस पोरे को, यानी उस फ्लैंक्स को थोड़ा सा ऊपर निकल गई है, वो अपने जीवन में इंटेलिजेंट व्यक्ति कहलाए हैं। मतलब जिनको लोग मानते हैं कि ये इंटेलिजेंट लोग हैं, जैसे हम जगदीश जी को मानते हैं, प्रदीप जी हैं, वो भी एक इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, और वैसे आप सभी लोग इंटेलिजेंट। पर ये उन लोगों की बात चल रही है जिनका लिटिल फिंगर उस पोरे को क्रॉस कर गई है, मतलब लेंथ वाइज ऊपर चली गई है। ये क्लियर हुआ? उनका बुद्ध थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेंथ के अंदर अच्छा है। पर एक चीज ध्यान रखे, सारी बुद्धि को इसके साथ नहीं जोड़ना है यहाँ पर, क्योंकि बौद्धिक जो क्षमताएं होती हैं वो पामिस्ट्री में अंगूठे से देखी जाती है। अंगूठा जो है आपके बौद्धिक क्षमताएं, क्षमता मतलब बुद्धि में ताकत कितनी है, कितना ज्ञान ग्रहण करने की आप में ताकत है, आप में क्षमता है, वो सब अंगूठे से देखी जाती है। जैसे कुछ लोग ज्ञान लेते तो हैं और वो दरवाजा भी बंद करके साथ रखते हैं कि ये ज्ञान घुस ना जाए। जैसे कई बार हम प्रवचन हो रहे होते हैं, वहां जाके बैठते हैं और इस सोच के साथ बैठते हैं ये बाबा जी क्या बोल रहा है, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, पर जाकर के बैठ जाते हैं हम लोग। हम कॉन्शियसली बहुत ज्यादा वहां पर ध्यान नहीं लगाते। या जिनके घरों में रात के समय कई बार झगड़े हो जाते हैं, तो वो ऐसी कथाएं जहां जहां हो रही होती है शहर में, उन जगहों का बड़ा ध्यान रखते हैं।
और फिर वहां जाके आराम से सोते हैं। इसको ऐसे नहीं मानना कि ये ओवर इंटेलिजेंट है, नहीं, बिल्कुल नहीं, पर हाँ इनके बुद्ध की ताकत अच्छी है। बुद्ध क्या होता है कि एक तरह से ब्रेन है, उसका जो एनालिटिकल प्रोसेस है, इसका मतलब है उनका एनालाइज करने का जो प्रोसेसिंग जो मशीन है उनकी, वो अच्छी है, वो दुरुस्त, ठीक है। अब आपने ये समझा, सिंपल है, सो सिंपल है कि बुध ग्रह को आपने समझा। अब जिनके टच नहीं किए हैं वो निराश ना हो, उनका अगर नीचे रह गया है तो निराश ना हो, वो समझें कि हम भगवान के बंदे हैं। भगवान का बंदा क्या होता है? जो सीधे मन का होता है, जिसे हम हरियाणा में कहते हैं ना, ओड़ा सोड़ा राम भोड़ा। ये बिल्कुल हमारे राम जी की तरह भोले हैं, जिन्हें दाएं बाएं करना नहीं आता। लेडीज में ज्यादा होता है। हाँ, ये प्रदीप जी ने वैसे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बिल्कुल सही कहा है, पर इसको हम बोल नहीं सकते। ये बात का मैं समर्थन करता हूं कि बुध ग्रह थोड़ा कमजोर मिलता है उनका, मतलब उनकी जो ये जो छोटी उंगली है अक्सर पोरे को टच करती हुई महिलाएं कम मिलती हैं, या ऊपर जाती हुई कम मिलती हैं। ये बात ठीक है, इसलिए वो हृदय की साफ होती है, षड्यंत्रबाज नहीं होती। तो जिनका ये नीचे की तरफ है, इसका मतलब है वो मन से बिल्कुल सीधा है। अब जो ये बुध जिनका कमजोर होगा, अब दूसरी बात सुन लीजिए, उनका मंगल में अग्रेशन होगा, उनके मंगल में अग्रेशन होगा। इसलिए कोई महिला हो या पुरुष हो, अगर उसका ये टच नहीं कर रहा, थोड़ा नीचे की तरफ है, वो झगड़ा जल्दी कर लेगा। ध्यान रखना, अगर ये बुध कमजोर होता जाएगा, मंगल उतना पावरफुल होता चला जाएगा। अभी तक मैंने मंगल की स्ट्रेंथ के ये दूसरा उपाय बताया, दूसरा तरीका बताया मंगल को देखने का। पहला बताया था कि ब्रेन लाइन अगर लाइफ लाइन से के बीच में, जहां से ओरिजिनेट हो रही है, जहां से वो स्टार्ट हो रही है, अगर दोनों के बीच में गैप है तो ये दिखाता है कि मंगल पावरफुल है। और अब साथ में आपने तुरंत देखना है बुध का रोल। अब मैं ये मिलाना सिखा रहा हूं आपस में कि कैसे मानना है कि मंगल स्ट्रेंथफुल है। अगर यहां पर गैप है, थोड़ा है ज्यादा वो एक अलग बात थोड़ा सा भी गैप है और ये लाइन ये टच नहीं कर रही है, मतलब ये टच कर रही है तो ज्यादा लंबे नहीं जा रही है, मतलब उसको क्रॉस करके वो छोटी उंगली नहीं जा रही है ऊपर तक, तो समझ लेना मंगल काफी अच्छा पावरफुल है आपका। अगर गैप है और छोटी रह गई, अगर गैप है और छोटी रह गई तो मंगल पावरफुल है। अब गैप भी है पर ये लाइन, ये उंगली वो और ऊपर चली गई, तो वह व्यक्ति मंगल का उपयोग बुद्धि के साथ करता है, मतलब वो बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेगा पर दबंग भी होता है। यानी कब किसको पिटाई करना है, कब किसको गाली देना है, ही नोज वेरी वेल। सर एक बार फिर से बताना यही। हाँ सर, प्लीज वो गैप का प्लीज जरा फिर से रिपीट कर दीजिए। अब एक्चुअली में रितु जी, मैं खुद भूल जाता हूं कि मैं बोल क्या गया, ये मेरी बहुत बड़ी समस्या है। अगर 6 महीने पहले अगर मुझसे अगर मैं खुद के वीडियो देखूं तो मैं हैरान हो जाता हूं कि अच्छा ये मैंने ही बताया था क्या। नहीं, दैट्स ए फैक्ट, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप लोग अगर आप ज्योतिष पढ़े होते तो आपको पता होता, कभी मैं पंचम भाव को कैसे बता देता हूं, कभी कैसे बता देता हूं। तो ध्यान रखिएगा अपनी तरफ इधर भी। और ये पामिस्ट्री जो है बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटा सा इसका सिलेबस है, बस यहाँ जल्दी से सूत्र आ जाता है।
एस्ट्रोलॉजी में रिपीटिशन बहुत है, इसमें रिपीटिशन कम है। अब जैसे मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं ना, बस अब आपको धीरे धीरे समझ में ही आता चला जाएगा। मैं फिर से एक बार, आप में से किसी ने सुना हो तो बताइएगा मैं क्या बोल रहा था जो ये रिपीट करने की कह रहे हैं। तो आपने बताया, सर आपने बोला था, बोलिए। आपने बताया कि अगर जैसे लाइफ लाइन में और अगर आपकी ब्रेन लाइन में अगर गैप है, उसके साथ अगर आपकी बुध की उंगली जो है, मरकरी की जो फिंगर है, वो फर्स्ट फ्लैंक से अगर नीचे जा रही है तो मंगल तेज होगा, तो मंगल तेज होगा। और ऐसा इंसान यानी जल्दी ही छोटी सी बात पे गुस्सा कर लेता है, उसका कंट्रोल माइंड पे इतना नहीं होगा। अगर और इसके साथ अगर आपकी जो स्मॉलेस्ट फिंगर है वो फ्लैंक्स फर्स्ट फ्लैंक तक आ रही है, ऊपर जा रही है उस लाइन से, और उसके साथ अगर गैप भी है लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन में, तो ऐसा आदमी दबंग होगा, ब्रेन भी यूज कर लेगा और गुस्सा भी कर लेगा, हिम्मत रख के लड़ाई भी कर लेगा। ये गजब नेहा जी, इसका मतलब पूरा फोकस करके सुन रही है। कैलकुलेटेड। वेरी नाइस नेहा जी, बहुत बढ़िया बताया। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, शानदार। थैंक यू नेहा जी। और कुछ लोग और भी फोकस कर रहे थे, मैं सुन रहे, आप सभी ने फोकस किया है, ठीक है। तो जगदीश जी आप भी आगे से फोकस करें, क्योंकि अब आपको इंटेलिजेंट आदमी का दर्जा दे दिया है। अब इसमें बेइज्जती आपकी, अगर दोबारा आपने कहा कि दोबारा रिपीट करें, इसका मतलब लोग समझेंगे बुद्ध की उंगली कमजोर है आपकी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसके विषय में। तो आज हमने क्या देखा कि बुद्ध की उंगली को कैसे देखा जाता है, बुद्ध के क्षेत्र को कैसे देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अक्सर बुद्ध के क्षेत्र पर वर्टिकल लाइंस मिलेंगी आपको, छोटी छोटी महीन बारीक, बड़े आराम से देखने में, खींचना नहीं है। बुद्ध के जस्ट नीचे, बुद्ध का मतलब लिटिल फिंगर के जस्ट नीचे छोटी छोटी बारीक ऊपर की ओर बढ़ती हुई, मतलब उंगली की तरफ ऊपर की ओर, इसलिए मैंने वर्टिकल लाइंस कहा है। पर वो ऐसे नहीं जाएंगे बिल्कुल करेक्ट। देखिए मैं थोड़ा सा उसका सहारा लेता हूं व्हाइट बोर्ड का, जिससे आपको क्लैरिटी और आ जाएगी। ये हटा देता हूं मैं। जैसे हमने ये लिटिल फिंगर मानो, ये लिटिल फिंगर है, मैं हर बार ये फ्लैंज नहीं बनाऊंगा, मैं एक दो बार ही बना के दिखा रहा हूं, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा वो नहीं है। ये आपके मरकरी का क्षेत्र है, ये आपके मरकरी का क्षेत्र है, और इसके नीचे से ही हार्ड लाइन निकलती है। तो वो रेखाएं कैसी होंगी, ऐसे ऐसे, कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई हल्की सी, यूं जाएंगी टेढ़ी की तरफ, मतलब बिल्कुल ऐसे वर्टिकल का मतलब ऐसे सीधी नहीं होंगी। कुछ कुछ लोगों के मिल भी सकती हैं, किसी के 3 मिलेंगे, किसी के 2 मिलेंगे, किसी के 5 की संख्या में मिलेंगे, कुछ के 7 भी मिल सकती हैं। अब ज्यादा समझ में आएगा। ये रिंग फिंगर है, तो रिंग फिंगर के साथ में लिटिल फिंगर है। अब आप देखेंगे कि जो नीचे वाला बुद्ध का क्षेत्र है, और इस बुद्ध के क्षेत्र से ही एक रेखा निकलती है, जिसे अक्सर हम बोलते हैं कि ये मैरिज लाइन है, पर हमारे हिसाब से ये मैरिज लाइन नहीं होती है। पर फिर भी आप देखेंगे कि बुद्ध के क्षेत्र की तरफ आपने इस तरह से रेखाएं देख सकते हैं, थोड़ी सी टेढ़ी होती हैं, मतलब वर्टिकल होते हुए भी वर्टिकल ना होकर के थोड़ा झुकाव लेती है बुद्ध क्षेत्र की तरफ। मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी के 2 होती हैं, किसी के 3 होते हैं, किसी के 5 होते हैं, किसी के 7, बहुत बारीक बारीक होती है, छोटी 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 लाइनें होती हैं, जो अक्सर बुध ग्रह की तरफ जा रही होती है। नीचे देखना और इधर उधर मत देखना। छोटी छोटी रेखा हार्ट लाइन से ऊपर होती है, हार्ट लाइन से टच नहीं करती है सर, 2 हैं सर। है सर। हाँ, बड़े आराम से, बड़े आज नहीं मिलेगी कल मिल जाएंगी, ढूंढना शुरू करो मिलेंगी। ये बहुत खराब बात है कि एक भी ना मिले, मैं पहले ही बता देता हूं, ये बहुत खराब बात है कि एक भी ना मिले। फिर इसका मतलब वो व्यक्ति अपने बुध ग्रह का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहा है।
अगर वो काम धंधा भी कर रहा था, बहुत सीधा काम धंधा कर रहा है, यानी कि शुद्ध भाषा में कहें, उसको बहकाना बहुत आसान है। कोई भी आएगा, उसको समझाएगा, वो वैसे ही समझेगा जो दूसरा समझाएगा। जैसे कुछ लोगों को आप कुछ भी समझाओ, वो अपना लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं, वो साइंस का इस्तेमाल करते हैं। ये लाइनें लॉजिक और साइंस को दिखाती हैं, विज्ञान और लॉजिक दो को दिखाती हैं ये, कि उनका जो ब्रेन है वो लॉजिकल है और साइंटिफिक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब है उनका ब्रेन लॉजिकल है और साइंटिफिक है। देखो, बुद्ध के कई आयाम हैं। बुद्ध इंसान को जो है स्वार्थी भी बनाता है। बुद्ध केवल फाइनेंस की तरफ भी लेके जाता है, और वो रिलेशनशिप की परवाह नहीं करता। रिलेशनशिप टूटे चाहे टूटे। जैसे हमारे हिंदुस्तान में एक संस्कृति है कि हम अपनी बहन का पैसा नहीं खाते। कुछ रिश्ते ऐसे हैं, वो बहन का पैसा नहीं खाते, यानी बहन की तरफ से कुछ देना चाहते हैं, उल्टा लेना नहीं चाहते। तो हम बोलते हैं बहन बेटियों का खाना नहीं चाहिए। ये हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है। पर कुछ लोग अक्सर बहन के धन का दुरुपयोग कर बैठते हैं। उन्होंने देखा जीजा जी अमीर आदमी है, तो वहां गए और वहां जाके चिपक गए। अब उल्टा उन्हीं से खाए जा रहे हैं उनके, या उनसे झूठ बोल लिया, उनको दगा दे दिया, उनको वो कर दिया, और उनसे पैसा कमा गए, उसमें भी कमीशन मार लिया है। जीजा जी को प्रॉपर्टी दिलाई और उसी में कमीशन मार लिया, फिर दिला के फिर बिकवा दी, फिर कमीशन मार लिया। कुछ भी XYZ, मतलब वो लोग हैं जो रिलेशनशिप में भी फाइनेंस को ढूंढ लेते हैं। तो ये भी काम बुद्ध का ही है। और बुध ग्रह को ध्यान से समझना, हमारे ज्योतिष में बहन, बुआ, मौसी और बेटी, नहीं तो बहन और बेटी बुध ग्रह से ही देखी जाती है। बहन और बेटी बुध ग्रह से ही देखी जाती है। तो मैं इसलिए समझा रहा हूं कि बुध के कई आयाम हैं। केवल यही नहीं कि बुद्धिमान होता है, वो धीरे धीरे मालूम लगेगा। अगर ये इस तरह की लाइनें बनी हुई हैं, और जितनी ज्यादा लाइनें बनेंगी उतना ही व्यक्ति का दिमाग साइंटिफिक अप्रोच वाला होता है, या आप ये भी कह सकते हैं वो विज्ञान को बहुत मानता है, साइंस को बहुत मानता है, टेक्नोलॉजी को बहुत मानता है, या उसका उपयोग करता है। इसको आप ऐसे समझो कि किसी ने कहा हमारे घर के साथ में जो पार्क है, वहां रात के 12 बजे के बाद भूतनियां डांस करती हैं। अब जिनके हाथ पे ये रेखाएं होंगे वो कहते हैं चल भाग यहां से, मुझे सोने दे। मतलब वो लॉजिकल ब्रेन रखते हैं, वो उनकी बहकाई में नहीं आएंगे। पर अगर ये लाइनें बिल्कुल नहीं हैं तो वो लोग बिलीव भी कर सकते हैं इस बात पर, समझो। और ये बड़ी महीन महीन होती हैं, बड़ी बारीक बारीक होती हैं, बिल्कुल रेशम के धागे की तरह, या हेयर लाइन वाली लाइनें होती हैं। ऐसा नहीं कि मजबूत मिलेंगी, कोई मोटी मिलेंगी, बिल्कुल नहीं। कभी कभी अगर खींच दोगे तो लाइनें ही एक दो गायब हो जाएंगी आपकी। तो ये भी ये ध्यान रखना, इट्स अ वेरी वेरी थिन लाइन, और बहुत छोटी छोटी होती हैं। जरूरी नहीं लेंथ में बहुत बड़ी बड़ी हो, क्योंकि ये हार्ट लाइन से निकलने कोई जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखना। तो आपने क्या देखा कि बुध क्षेत्र पर ऐसी रेखाएं भी होती हैं, ये बुद्ध की ताकत को ही बढ़ा रही होती हैं। और इस लिटिल फिंगर से जो सबसे जो 3 नंबर का जो फ्लैंक्स है यानी पोरा है, और जहां से हार्ट लाइन ओरिजिनेट होती है, निकलती है, उसके बीच में एक हॉरिजेंटल लाइन होती है। कभी किसी के 1 होती है, किसी के 2 होती है, किसी के 3 भी हो सकती है, जिन्हें कीरो शादी की रेखा बोलता है, विवाह की रेखा बोलते हैं। परंतु ये रेखा
काम भाव की रेखा है, मीन्स सेक्सुअल अर्ज की रेखा है। बट इन सेक्सुअल अर्ज ये उसी के साथ बताता है जिसके साथ वो बाय हार्ट कनेक्टेड है। ये हमेशा रिमेंबर, जिनके साथ उसका एक इमोशनल कनेक्शन है, उसके प्रति अगर ये अर्ज आ रही है, वो कितनी है कितनी नहीं है, वो ये रेखा बताती है। ये विवाह नहीं बताती। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है कि कुछ लोगों के हाथ में 2 हो 3 हो, वो फिर कहें जी मेरा तो एक ही विवाह हुआ है ना, या बेचारे के किसी के 2 विवाह हो गए, उसके हाथ में हो सकता है एक ही रेखा हो। तो इसीलिए आप लोग डाउट क्रिएट करें, इससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारे हिसाब से ये विवाह रेखा नहीं है। विवाह रेखा के बारे में आगे बताया जाएगा, समझाया जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, जिसके साथ हम बाय हार्ट कनेक्टेड हैं, उसके प्रति जो हमारी अर्ज है वो उस बात को ये दिखाती है। अब वो अर्ज कितनी है तो देखना पड़ेगा, ये लेंथ कितनी है, मतलब कितनी लंबी है। ये बहुत लंबी नहीं होती, मतलब बुद्ध के मतलब आपके बिल्कुल यहाँ पीछे से निकलती है, उंगली के पीछे से निकलती है, जो लिटिल फिंगर है उसके पीछे से निकलेगी और बुद्ध के क्षेत्र तक चली जाती है। जितना लंबा होगी, जितनी पिंकिश होगी, गुलाबी होगी, मतलब पिंक कलर की होगी, उतने ही अच्छे प्रेम संबंधों को दिखाती है। मतलब एक होता है ना पॉजिटिव थिंकिंग अबाउट योर लवर, वो पिंकिश कलर से आती है। बुजुर्ग लोगों के कई बार ये इधर उधर हो जाती है, तो उसकी चिंता ना करें। इसका मतलब वो उसके प्रति सोच नहीं रहे, उसके प्रति ब्रेन साइड में हो गया है, तो ये रेखाएं डल पड़ जाती है। रमेश जी मैं आऊंगा, मैं जब प्रश्न पूछूंगा, प्रश्न के लिए बोलूंगा तब, नहीं तो बीच में वो सब छूट जाता है जो मैं कराना चाहता हूं। तो ये चीज क्लियर हुई आपको। महिलाओं के अब एक ऑब्जर्वेशन मैं भी बता देता हूं, जैसे प्रदीप जी ने बताई थी, अक्सर एक से अधिक रेखाएं होती हैं, और वो कह सकती हैं कि साहब मेरे तो एक ही शादी हुई है, तो इसलिए भी बता दूं, मैक्सिमम लेडीज में ये एक से अधिक रेखाएं होती हैं। इसीलिए मैं कहता हूं इसको विवाह रेखा ना माना जाए। और ये उस बात की भी गारंटी नहीं देती कि उनके किसी से फिजिकल रिलेशनशिप है, नो, ये उस बात को दिखाती ही नहीं। हाँ, सिर्फ एक इमोशनल अटैचमेंट को दिखाती है। हाँ रेणुका जी आपने हाथ किया है, आप बताइए आप क्या पूछना चाह रहे थे। जी सर, सर अगर किसी के हाथ में जीवन रेखा और ब्रेन रेखा दोनों का उद्गम स्थल एक है, इसके बाद में बुध में उसका जो उसके फर्स्ट जो पोर है उससे वो उसको ही टच कर रहा है, तो मीन्स, और लेकिन उसके हथेली में बुध क्षेत्र में बारीक बारीक 5-6 रेखाएं हैं वो। देखिए सबसे पहले तो सर उसका बुध प्रबल रहेगा। ये ब्रेन लाइन एंड लाइफ लाइन दोनों एक ही जगह से ओरिजिन होता है। सिर्फ हमें देखना ये होता है कि दोनों के बीच में गैप है या दोनों मिलकर के चल रही है, जुड़ करके चल रही है। दोनों जुड़ गई और जुड़ के चल गई है। अब क्या गैप है आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं? गैप नहीं है, तो इसका मतलब जुड़ के चल रही है। अब आपने कहा कि जो लिटिल फिंगर है वो टच कर गई है, हाँ, तो ये एक इंटेलिजेंस की निशानी है, इंटेलिजेंट होने की निशानी है। ठीक है, मंगल सामान्य है और व्यक्ति इंटेलिजेंट है। ठीक है, हाँ दवे साहब। सर ये आपने बताया कि एक या एक से अधिक रेखाएं हो सकती है ये इमोशनल और सेक्सुअल अर्ज की,
तो उसका मतलब क्या निकाले, एक होने का मतलब क्या निकाले और एक से अधिक 2 या 3 होने का मतलब क्या निकाले? देखिए 2 या 3 का होने का मतलब ये है कि उसका मन स्थिर नहीं है, वो एक साथ कई लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट है। अगर वो पिंकी शेड है तो इन पॉजिटिव टर्म वो बहुत ज्यादा इंक्लाइंड है, सामने वाले का वो भला चाहता है, इमोशनली जुड़ा हुआ है, बात वो उसके भले के लिए है, मतलब उसके बारे में सोचता है तो भले के लिए सोचता है, मतलब वो केयरिंग नेचर है उसका उसके प्रति जी, उसको कोई दिक्कत ना आ जाए, कोई परेशानी ना आ जाए, इस तरह का नेचर है। जी, अगर हम इसको रिलेशनशिप के संदर्भ से देखेंगे, रिलेशनशिप इससे नहीं आता बट इमोशनल कनेक्शन आता है। जी, जी, तो अगर पिंकी शेड है तो हेल्दी रिलेशनशिप की तरफ लेके जाता है। जी, 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 अगर ये रेखा डल है तो व्यक्ति का रिलेशनशिप बनाने के प्रति रुझान ही नहीं होता। जी, इसका मतलब वो किसी से ना अफेयर करना चाहता है, ना वो शादी के अंदर बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेता है। अच्छा, बट ये शादी की रेखा नहीं है, मैं बार बार क्लियर कर रहा हूं। एक लाइन आती है जो लाइन ऑफ यूनियन के नाम से जानी जाती है, वो आपके मिडिल में होती है, मध्यमा मतलब नीचे नीचे होती है, ब्रेन लाइन से नीचे निकलती है और डाउन तक जाती है, वो मैं आपको बताऊंगा। मतलब इससे आप ये मत देखना कि भी शादी कौन से साल में हुई थी, जी, लग जाओगे जी, और या कई बार जो है जूते खाने की नौबत आ जाएगी, किसी की 2 बता दी, किसी की 3 बता दी, तो समस्या खड़ी हो जाएगी, या पति पत्नी में झगड़ा भी करा सकते हैं। तो ये इसलिए इस लाइन का बिल्कुल रिस्क ना उठाएं, ये सबसे लास्ट में बताऊंगा। कई लोग है ना अपना पराक्रम बड़ी जल्दी दिखाना शुरू कर देते हैं पामिस्ट्री में, ज्योतिष में, और वे फंस जाते हैं। जैसे एक पुरानी घटना है, अब जैसे समझा रहे थे हम, केतु मोक्ष का कारक है, केतु मोक्ष का कारक है जी, तो उसने जल्दबाजी दिखाई और पड़ोस के घर में पहुंच गया, उनकी यंग लड़की थी, तो शादी के घर में केतु था, विवाह स्थान में केतु था। अब वो मैंने ये भी कहा था कि केतु जो है शादी को प्रमोट करता है, उसे दशाएं तो इतनी लगानी नहीं आती थी। वो संयोगवश उसने कह दिया भाई इसकी तो शादी होने वाली है लड़की की, और ये लड़की जो है अपनी मनपसंद से शादी करेगी। मैंने ये भी कहा था कि राहु कहीं इन्वॉल्व है तो इंटरकास्ट मैरिज को शो करता है, ये ज्योतिष की भाषा में बोल रहा हूँ। लड़की 2 दिन के अंदर भाग गई अपना घर छोड़ करके, पड़ोसियों को लगा कि इसे सब कुछ मालूम था पर हमें नहीं बताया। ऐसा ये कहां से ज्योतिषी बन गया 2 दिन में, इसको इतना कुछ मालूम हो गया। तो उसको उठा के ले गई, पकड़ के ले गई, बता हमारी लड़की ये बता के तो नहीं गई थी ना, कहाँ गई वो, उसकी बेचारे की ठुकाई पिटाई कर दी। चल अगर तू इतना ज्योतिषी है तो बता अब क्या होगा आगे। उसने बोला कुछ नहीं होगा, मोक्ष होगा सीधा। वो सोचे कि मरने मारने की बातें हो रही हैं। तो कभी भी जल्दबाजी ना दिखाएं, अन्यथा परेशानी में भी फंस सकते हैं। हाँ रमेश जी बताइए। जी आपने 2 तरह की लाइनें बताई थी, एक तो ऐसे जो खड़ी रहती है या थोड़ी सी टेढ़ी होती है बुद्धि के साथ में, और दूसरी ये बताई थी जो हार्ट लाइन के साथ में एक छोटी सी रेखा आती है। तो इनमें थोड़ा सा जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, ओरिजिनेट होती है, वहां पर जहाँ से ओरिजिन होता है वो ये सब नहीं बताती है। मैं उसकी भी रेखा बना के दिखाऊंगा जहां से ये पता चलता है मात्र कि इसमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता है या नहीं। जहां से फिर से बता, नहीं ऐसे नहीं दिखाई देता मुझे, ऐसे नहीं पता चलता रमेश जी, ऐसे नहीं पता चलता। जो मैं बता रहा हूँ, मैं आपकी बात को भी आ रहा हूँ, नया सूत्र आ रहा है तो मैं बता देता हूँ। आइए मैं एक बार आपको स्क्रीन से दिखाता हूँ, क्योंकि मैं इन दोनों में कंफ्यूज हो गया था गुरुजी थोड़ा सा। कोई बात नहीं, अपने को मत देखो, सारी दुनिया के लिए फायदा करना हमने। सर एक क्वेश्चन था। क्या बोलिए।
किसी किसी की मैंने देखा लिटिल फिंगर बेंड हुई हुई होती है काफी। हाँ, ये भी ठीक बोला आपने। बस आपने ये देखना है कि वो बैंड कब हुई है, यानी चोट की वजह से हुई है या बाय बचपन है, बाय बर्थ है। अगर बाय बर्थ है तो समझिएगा कि वो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक चालाक है। और अगर सर बीच में हो गई हो तो? नहीं, देखिए, कोई चोट फेट से कोई लगी है, जैसे कोई गेंद लग गई या कोई चीज लग गई है जिसकी वजह से बैंड हो गई है, तो उसको हम नहीं मानेंगे जी। क्योंकि वो हो सकता है छोटी दिखाई दे बैंड होने के बाद, तो उसको उस तरीके से नहीं देखेंगे। इसलिए पूछना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये कब बैंड हुई है आपकी, है ना। जो बैंड अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इसलिए पूछ लीजिएगा सामने वाले से। कभी कभी क्या हड्डी टूट जाती है, उसको फिर वो ऑपरेशन कराते हैं। अक्सर लड़कों के हो जाता है ये खेलते समय, या किसी ने गलती से पंजा मिलाने की कोशिश करी और कड़क हो गई, टूट गई बचपन के अंदर, तो इसलिए पूछना बेहतर रहेगा। सर नेचुरली हो तो इसका मतलब? हाँ जगदीश जी, आप भी बताइए, क्योंकि सुन तो पा ही रहे हैं हम लोग। सर अगर वैसे ये मेरा हैंग हो गया स्क्रीन। सर नेचुरली है तो इसका मतलब ओवर स्मार्ट है। हाँ बताइए। सर मेरा प्रश्न दो थे छोटे छोटे। एक तो ये जो बुध क्षेत्र पर वर्टिकल लाइंस थी उनके बारे में है कि 4 इकट्ठी हैं और एक थोड़ी सी अलग है। कोई बात नहीं, 5 है। हाँ 5 है, 4 इकट्ठी हैं और कोई बात नहीं, मैंने एक ही बात समझाई है जगदीश जी कि उनको कोई बहका नहीं सकता, जैसे हम आपको बहका नहीं पाते। आप अड़ जाते हो ना चीजों को लेके। इसका मतलब है कि लॉजिकल माइंड है आपका, मतलब इट्स ए गुड पॉइंट। मैं इसको गलत नहीं मानता बिल्कुल भी, ये मैं पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूं। अगर 4 रेखाएं, 5 रेखाएं, 3 रेखाएं हैं, तो व्यक्ति जो है अपना बुद्धि का प्रयोग लाइफ में पूरा करता है। चलिए आगे स्क्रीन शायद। एक और छोटा सा प्रश्न है सर। हाँ बोलते रहिए, कोई बात नहीं। जो ये उंगलियां हैं, उंगलियों के जो फ्लैंज है 3 पोरे बना दिए, इन पोरों के अंदर जो लाइनें होती हैं वो ज्यादा गैप लिए हुए हैं, ज्यादा गैप है इनमें, 2 लाइनें बनी हुई हैं इकट्ठ। जिस तरह आपने भी दिखाई थी वो लाइनें 2 नहीं, वो एक ही फ्लैंज माना जाएगा। नहीं, फ्लैंज तो एक बारीक लाइन होती है, एक बारीक लाइनें होती हैं, कुछ वर्टिकल्स भी होती हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल्स भी होती हैं, इनके मायने हैं। वो लाइनें गैप देके हैं सर, ज्यादा गैप है। नहीं हो सकती, जरूरी नहीं है कि गैप हो कितना हो, हर एक के लिए अलग अलग है, वो अलग अलग है। और मतलब मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो शत्रु रेखा और मित्र रेखाएं होती हैं। ठीक है, मतलब जिनके ज्यादा गैप हो तो फिर उसके शत्रु रेखाएं ज्यादा होगी। नहीं, वो अभी आप इतना मत समझिए, एडवांस नहीं समझना जगदीश जी। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं तो वो वाला डायलॉग हो जाएगा, हमने आपकी तारीफ क्या की तो आप तो बिल्कुल एडवांस हो गए। नहीं सर, आगे कैसे हो सकता हूँ, तो पीछे ही हूँ। चलिए आगे, स्क्रीन आ गई। सर अगर नेचुरली बैंड हो रहा हो तो? नहीं, नेचुरली बैंड हो रहा तो इट्स नॉट गुड। चलिए मैं जो बात बता रहा था, ये हार्ट लाइन की बात बता रहा था, और हार्ट लाइन जैसे मैंने बताया था, इसके ऊपर जो है आपकी लिटिल फिंगर है, और एक रेखा जो ये है जिसे हम अक्सर मैरिज लाइन कहते हैं, ये अगर ऐसे भी हो जाती हैं, हार्ट लाइन के जहां से ओरिजिन हो रहा है, जहां से निकल रही है, वहां कुछ ऐसी छोटी छोटी रेखाएं भी होती हैं, ऐसे की तरफ। एक तो ये रेखाएं होती हैं जी, बारीक रेखाएं, ये होना बहुत जरूरी है। ये व्यक्ति की संतान उत्पन्न करने की क्षमताओं को दिखाती है। तो मैं इसको राउंड फिगर कर रहा हूं, ये व्यक्ति की संतान उत्पन्न करने की क्षमताओं को दिखाती है। और जिस रेखा के बारे में अभी जगदीश जी से चर्चा चल रही थी, वो बुध के क्षेत्र पर इस तरह की कुछ रेखाएं होती हैं, छोटी मोटी ऐसे पड़ी, इस तरह की रेखाएं होती हैं, आड़ी तिरछी टाइप की। जो जगदीश जी ने कहा था मेरे पास 5 का मतलब है कि बुध की स्ट्रेंथ बढ़ा दी है। 3 होगी तो कम बढ़ाई है, 5 हुई तो ज्यादा बढ़ा दी।
यानी साइंस को मानने वाला, लॉजिकल थिंकिंग्स को मानने वाला, तो इमोशनल नहीं होता, प्रैक्टिकल होता है वो व्यक्ति। सर इसी में एक सवाल था, ये जो हार्ट लाइन पे आपने छोटी रेखाएं बनाई हैं जी, मेरे मेरे हाथ में इसका डायरेक्शन ठीक उल्टा है, मतलब हार्ट लाइन से निकल रहा है और टुवर्ड्स हथेली के बाहर जा रहा है। ये जा रही है बहुत वो छोटी बारीक होती हैं प्रताप जी, बड़ी रेखाओं को मत देखेगा, बहुत छोटी होती हैं, सभी के हाथ में छोटी होती हैं। अच्छा अच्छा, हाँ बहुत छोटी होती हैं ये, इनका बड़ी रेखाओं से कोई संबंध नहीं है। प्रताप जी आप साइंस के स्टूडेंट नहीं है? और गुरुजी ये जो तीसरी जो आपने बताई हैं, इनका क्या मतलब है? जो हार्ट लाइन के बराबर में निकल रही हैं छोटी छोटी 3 रेखाएं जो बनाई हैं, इनका पूछ रहा था। ये जो राउंड फिगर में, राउंड में है, ये राउंड के ऊपर जो है, ये मैंने शुरू में ही बताई थी ना, जो मैंने कहा था वर्टिकल रेखाएं होंगी पर वो थोड़ा झुकी हुई होंगी, तो वो बुद्ध की स्ट्रेंथ को बढ़ाती हैं। उसके ऊपर हमने बहुत डिस्कस किया है, आप इस वीडियो को दोबारा सुनेंगे तो मिल जाएगी। नहीं गुरुजी, उसके लिए तो आपने ये नहीं बताया था, ये जो आपने बताई थी तिरछी रेखाएं, सेक्सुअल डिजायर की है। नहीं, वो जो जिसे हम अक्सर मैरिज लाइन कहते हैं, ये तो 7वीं क्लास के बच्चों को भी पता है कि मैरिज लाइन कहाँ पे है। हमारे देश में सभी को मालूम है, ये रेखाएं जिन्हें मैरिज लाइन बोलते हैं, अक्सर हम कीरो उनको मैरिज लाइन बोलता है इन रेखाओं को। मैं इसलिए मैरिज लाइन नहीं लिख रहा हूं, कहीं आप गलत ना समझ जाएं। अच्छा, ये बुद्ध को स्ट्रेंथ देने वाली लाइनें हैं? बुद्ध को स्ट्रेंथ नहीं देने वाली है, बुद्ध को स्ट्रेंथ देने वाली ये रेखाएं। हाँ, ठीक है गुरुजी। और ये वाली जिस पे आपने एरो लगाया, ये वाली, ये अक्सर इन्हें विवाह की रेखा माना जाता है, बट इसे कीरो मानता है, हम लोग नहीं मानते। हम लोगों के विचार में क्या होती है, ये कौन सी होती आगे है? बताएंगे आगे क्लास में ना। अच्छा, मतलब आज नहीं बताया ना गुरुजी इसका? जी, आज तो नहीं बताया ना इसका? ना मैंने कुछ नहीं, सब कुछ छुपा लिया, अभी चिंता ना करो, कुछ नहीं गया। क्योंकि मैं इन दोनों में कंफ्यूजन था। एक जो तिरछी रेखाएं जिसको आपने अभी राउंड किया था बुद्ध को स्ट्रेंथ देने वाली, वो तो मेरे हाथ में 8-10 हैं। और ये जो बात में सभी से मेरी गुजारिश है, अगर कोई रेखा ना मिले तुम्हें तुम्हारे हाथ में, तो टेंशन में मत आना, ठीक है? नहीं, मैं कंफ्यूजन दोनों में कंफ्यूज था। कई लोगों की नहीं भी मिलेंगी शुरुआत में, पर जब हाथ धीरे धीरे समझ आने लग जाएगा तो मिलने भी लग जाएंगी, रेखाएं भी दिखाई देने लग जाएंगी। जिसके हाथ में हो रेखा होंगी कंफ्यूजन नहीं होगा रमेश जी। ये भी बहुत सही कहा है, ये भी जो है दल प्रदीप जी ने बिल्कुल सही कहा है ना। आज का हम यहीं पे पूर्ण करते हैं, संपन्न करते हैं, फिर शनिवार को फिर से मिलेंगे, ठीक है? थैंक यू। बहुत कम क्वेश्चन, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। नमस्कार।